अब आज जो ये लड़ाई है अपने 11वें दिन में आ चुकी है, पर ये लड़ाई के अब इफेक्ट दुनिया में दिखने शुरू हो गए हैं। चाहे भारत में संकट देखा जाए एलपीजी का, गैस सिलेंडर्स का, चाहे पाकिस्तान में देखा जाए सिलेंडर्स की, गैस सिलेंडर्स की बड़ी दिक्कत हो गई। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें और सिर्फ 4 दिन दफ्तर आए सरकारी जो लोग हैं, और बाकी जो प्राइवेट लोग हैं वो सारे घर से काम करें, और स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे 2 हफ्ते के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब आज जो ये लड़ाई है अपने 11वें दिन में आ चुकी है, पर ये लड़ाई के अब इफेक्ट दुनिया में दिखने शुरू हो गए हैं। चाहे भारत में संकट देखा जाए एलपीजी का, गैस सिलेंडर्स का, चाहे पाकिस्तान में देखा जाए सिलेंडर्स की, गैस सिलेंडर्स की बड़ी दिक्कत हो गई। और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि वर्क फ्रॉम होम करें और सिर्फ 4 दिन दफ्तर आए सरकारी जो लोग हैं, और बाकी जो प्राइवेट लोग हैं वो सारे घर से काम करें, और स्कूल कॉलेज सब बंद रहेंगे 2 हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि ईरान इजराइल अमेरिका की जंग की वजह से पाकिस्तान में ऑयल की किल्लत हो गई। हालांकि पाकिस्तान में तो ऑयल वैसे भी नहीं होता, तो सऊदी अरब दान करता है, उनको यूएई दान कर देता है कि चलो ठीक है यार, गरीब लोग हो, ले लो चलो कुछ टैंकर्स। अब क्योंकि सऊदी अरब और यूएई, कतर, इन सबके जो टैंकर्स हैं वो फंस गए सारे उधर हार्मोज स्टेट के उस तरफ। हार्मोज स्टेट में क्या है भाई, हार्मोज स्टेट में ये है कि ईरान ने बोल दिया कि कोई भी हार्मोज स्टेट पार नहीं कर सकता जब तक कि ईरान पर हमले बंद नहीं होते। अब हार्मोज स्टेट गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर एक छोटा सा ऐसा सकरा सा रास्ता है अरब सागर से पहले, जो ईरान के पूरे कंट्रोल में है। वो क्योंकि ऐसे मुड़ता है ईरान की तरफ, तो ईरान की वहां छोटी सी फौज भी ऑयल टैंकर्स को रोक सकती है। भाई डायरेक्ट फाइट तो उन्हें करनी नहीं है, उन्हें बस ये करना है कि कोई भी ऑयल टैंकर आए उस पर आग लगानी है, एक मिसाइल या ड्रोन मारना है, कहानी खत्म। बाकी तो तेल होता ही है उसमें, तो जो तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, वो तो फिर पेट्रोल डीजल ही है, आग पकड़ता है भयंकर तरीके से। तो अब मुद्दा ये है कि भाई ये लड़ाई किया क्या जाए। ट्रंप ने कल एक पॉजिटिव बात की, उन्होंने कहा कि ये लड़ाई बहुत जल्दी बंद होने वाली है। अब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि लड़ाई बंद होने कैसे वाली है। क्या ये ईरान से जंग जीत जाएंगे कुछ दिन में, या अमेरिका ईरान से अपने पांव वापस खींच लेगा, या कोई मीडिएटर आ गया है ईरान अमेरिका के बीच में जो बात चला रहा है इनडायरेक्टली पीछे से। और अगर ये सब सही है तो फिर ये सही वॉर रुक जाएगा, और अच्छा ही दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया परेशान होने लग गई है। भारत के अंदर भी कल कई ऐसे डिसीजन हुए जिससे लग रहा है कि अब भारत में भी परेशानी हो सकती है अगर और 2 हफ्ते वॉर चल गया तो। क्योंकि भारत के पास जो ऑयल रिजर्व है वो 25 से 30 दिन के हैं इमरजेंसी के लिए, कि अगर वॉर वगैरह हो जाए, कुछ हो जाए, तो 25-30 दिन भारत के पास अपने रिजर्व। चलो मान लगे 80 दिन होना चाहिए कायदे में, लेकिन 30 दिन के तो है ही। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए कल ऑर्डर आ गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी एलपीजी सिलेंडर अब कमर्शियल यूज के लिए नहीं जाएगा, जो जनता है, आम जनता, उनको दिया जाएगा। बेंगलोर के होटलों ने कल 20% से 50% होटल बंद कर दिए अपने, कि गैस सप्लाई नहीं होगी तो बंद करने पड़ेंगे। और लगभग सारे होटल ही बेंगलोर में बंद हो गए जिन पे एलपीजी सप्लाई होती है, जिन पे एलपीजी गैस से खाना वगैरह बनता है। उसके बाद मुंबई के अंदर भी आज ही हो गया, महाराष्ट्र में भी जो होटल एसोसिएशन है उनके मालिकों ने कह दिया कि हमारे पास कोई गैस सप्लाई नहीं आ रही है, तो 20% होटल हम बंद कर रहे हैं कल से, यानी कल से। और अगर वो चलती रही तो हो सकता है 50%, और हो सकता है बाद में पूरे होटल ही बंद करने पड़ जाए। विदाउट गैस तो खाना ही नहीं बनेगा, पानी गर्म नहीं होंगे, कई चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर वो कैसे काम चलेगा। तो ये भी एक दिक्कत है। अब कंडीशन ये है, सिचुएशन ये है कि दुनिया के ऊपर इस वॉर की जो है इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो जगह है ईरान, वो ऐसी जगह है कि वहां से दुनिया का 20% तेल निकलता है, यानी आता है उस रास्ते से, हार्मोज स्ट्रेट से। इसमें ईरान का भी है, इराक का भी है, सऊदी अरब का भी है, कुवैत का भी है, और इधर आपका कतर का भी है, ओमान का भी काफी सारा तेल है जो उस रास्ते से क्रॉस करता है। उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, 20% उन्होंने वहां रोक लिया, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल प्राइसेस वो भी काफी बढ़ गए थे। हालांकि आज थोड़े से स्टेबल हुए हैं, अब $91-92 के आसपास चल रहे हैं, जो कल $115 तक पहुंच गए थे सुबह के टाइम पर। चलो ठीक है, थोड़ा सा उसमें आराम है। इधर रशिया ने बोल दिया भारत को कि ठीक है, हम आपको ऑयल एंड गैस सप्लाई करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में भी। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि रशिया से ले लो आप तेल, कोई इशू नहीं है, इंडिया जब से 30 दिन के लिए ले सकता है। तो 30 दिन तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास राहत है कि कम से कम हमें पेट्रोल डीजल तो मिलता रहेगा। लेकिन गैस कहाँ से आएगी? क्योंकि गैस जो है भारत की, वो 50% गैस आती है केवल और केवल कतर से। रास्ता ब्लॉक है, आने की संभावना नहीं है। तो दुनिया के लीडर्स अब शुरू हो गए हैं उपाय सोचने के लिए, सॉल्यूशंस निकालने के लिए कि कैसे इस लड़ाई को बंद किया जाए, कैसे इजराइल को और ईरान को रोका जाए
कि भाई आप लड़ाई मत करो। इसमें यूएई के एक एम्बेसडर, जो सबसे पहले एम्बेसडर थे यूएई के भारत में, जनाब मिर्जा साहब, उन्होंने ये कह दिया है कि एक ही देश है जो एक फोन कॉल में ये युद्ध बंद कर सकता है, एक ही देश है और एक ही नेता है, और वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी की, भारत के प्रधानमंत्री की, ईरान से बहुत अच्छे रिलेशन है और भारत के इजराइल से भी बहुत अच्छे रिलेशन। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक्सेप्टेंस दोनों तरफ है, ईरान भी उनको बहुत मानता है और उनको इजराइल बहुत मानता है। सेम भारत को वो लोग दोनों देश बहुत मानते हैं। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी एक कॉल करें ईरान के लीडर्स को और एक कॉल करें इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है, अब लीडर तो सुप्रीम लीडर आज की डेट में मुस्तफा अली खामनेई है, तो उनको फोन कर लें और अगर दोनों से बात कर लें मोदी जी, तो ये युद्ध रुक सकता है। तो क्या सच में मोदी जी की वो पावर है, भारत की वो पावर है कि एक फोन कॉल में दुनिया की इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, लड़ाई चल रही है, इसको रोक सके? आई एग्री, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू से कैसे रिलेशन है ये आप देख सकते हैं। जब भी वो अभी गए थे मिलने के लिए इजराइल, बेंजामिन नेतन्याहू से, उनको हमें वो रिसीव करने भी आए थे एयरपोर्ट खुद नेतन्याहू साहब। उसके बाद उन्होंने जो उनका संसद भवन है उसको भी संबोधित किया, वहाँ उनको संसद का मेडल भी दिया गया। और जैसे बात कर रहे थे नेतन्याहू, रोज तक दिए थे, मतलब आंसू भी क्या आ गए थे कि आप जो इस समय हमारे पास आए हैं, ये बताता है कि हम दोस्त से ज़्यादा एक भाई हैं और इजराइल हमेशा साथ में खड़ा रहेगा भारत को, जब भारत को इजराइल की जरूरत पड़ेगी, ऑलवेज। तो ये तो क्लियर हो गया इस साइड से कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी तरफ ईरान में क्या है, तो ईरान के जो लीडर थे, सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई, उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे मोदी जी से और वो खुद भारत के देश में पैदा हुए थे। भारत के सहारनपुर जो जिला है हमारा उत्तर प्रदेश का, वहाँ पैदा हुए थे। तो उनका एक बचपन का 4-5 साल तो वो यहीं बीता है उनका बचपन। उसके बाद वो ईरान गए, तो उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं। और मुस्तफा अली खामनेई, क्योंकि उनके बेटे हैं आयतुल्ला अली खामनेई के, तो उनसे भी रिश्ते अच्छे हैं। अब दो देश समझौता कब करते हैं? दो देश समझौता तब करते हैं जब दोनों देशों को लगता है कि लड़ाई में जो उनके औचित्य थे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उन्होंने अचीव कर लिए हैं, या फिर दोनों देश उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां से उनके ऑब्जेक्टिव्स अब अचीव कर पाना इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो क्यों वॉर बढ़ाना है, इसको रोक लेते हैं। या फिर ईरान को और इजराइल को दोनों को लगे कि उनकी डैमेज अब बहुत ज्यादा हो रही है। भाई ईरान को शुरू से पता है कि इजराइल से और ईरान से वो युद्ध, इजराइल से और अमेरिका से वो युद्ध जीत नहीं पाएगा, तो वो कर रहे हैं वॉर अपनी सर्वाइवल के लिए। यानी उनको बस डिफेंड करना है और ऐसे हिट करना है कि ज्यादा से ज्यादा पेन हो इजराइल को और अमेरिका को। उनका सीधा सिद्धांत है। प्लस उन्होंने होम स्टेट रोक लिया ताकि वर्ल्ड में भी दिक्कत बढ़े, तो वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, जो वर्ल्ड के देश हैं, जब वो परेशान होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, तो फिर वो जाके बात करेंगे इजराइल के पीएम से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, और बोलेंगे ये युद्ध बंद करो यार। अब वो सुनते कितना है, एक वो मैटर है। तो ईरान की IRGC और ईरान के जो लीडर हैं इस समय, मुस्तफा अली खामनेई, उनके प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, उनके विदेश मंत्री अरागची, उनके संसद के लीडर लारीजानी, इनका साफ मानना है कि हम दो काम करेंगे। एक तो हम दुश्मन को मारेंगे, उनके जो भी हमारे देश के आसपास देश है जहां उनके एयरबेसेस, हम वहां हिट करेंगे ताकि उनको प्रॉब्लम हो, उन देशों को भी दिक्कत हो, वो देश ही बोलें कि बंद करो लड़ाई यार। और ऑयल गैस रोक लेंगे तो जहां जहां इन देशों को सप्लाई जाती है, वो देश जो सप्लाई लेते हैं वो भी परेशान होंगे कि सप्लाई नहीं आ पा रही। प्लस इनका धंधा बंद होगा तो इनको भी दिक्कत होगी। भाई माल लेने वाला अगर परेशान है कि भारत परेशान है, चाइना परेशान है, हालांकि चाइना को उन्होंने बोल रखा है कि चाइना के टैंकर चाइना तो निकलते हैं, हम उनको मारेंगे नहीं, तो भारत परेशान है, चाइना परेशान है, पाकिस्तान, यानी पूरा एक एशिया के देश, जापान भी, जिन पे पास अपना खुद का ऑयल एंड गैस वगैरह नहीं है, हम लोग 80-85% अपना बाहर से लेते हैं, तो ये परेशान होंगे। लेकिन जब ये परेशान होंगे क्योंकि इनको माल की दिक्कत है, तो बेचने वाले भी तो परेशान होगा। अब बेचने वाले कौन है? ईरान के अलावा कतर है, सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, इराक है, सीरिया है, ये सब तेल बेचते हैं। जो देशों पे ईरान हमला कर रहा है, एक तो हमले कर रहे हैं, ड्रोन मिसाइल मार रहे हैं, वहाँ लोगों को मार रहे हैं, उनका धंधा बंद करवा रहे हैं, उनके यहाँ जो फ्लाइट्स आती हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें हो ही ना पाएँ और उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचे, इससे वो परेशान हो और वो बोले यूएस को कि यार बंद करो ड्रामा, लड़ाई भाई बंद करो। एक तो उन्होंने वो हमला कर दिया, जो डायरेक्ट अटैक है। दूसरा क्या करा उन्होंने, उनके ऑयल जो उनका मेन कारोबार है, सारे अरब कंट्रीज का मेन कारोबार जो है वो क्रूड ऑयल बेचना, डीजल तेल गैस ये सब बेचना ही है, वो उन्होंने बंद करा दिया। तो उससे उनकी इकोनॉमी भी डैमेज हो रही है। यानी एक तो उनको इकोनॉमिकली मार रहे हैं,
दूसरा उनको ऊपर ड्रोन्स मिसाइल वगैरह मार रहे हैं, तीसरा उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से लोगों की रूट भी रोक दिए, रास्ते भी रोक दिए, उड़ान रोक दी, जो लोग रह रहे हैं उनको परेशान कर दिया और तेल बेचना बंद करवा दिया ताकि वो प्रेशराइज करें दुनिया के इस समय के जो पागल बादशाह कह सकते हो आप डोनाल्ड ट्रंप को, और इसराइल के पीएम को समझाएं कि बंद करो यार, लड़ाई बंद करो। और दूसरा ये जो परेशान हो रहे हैं, जिनकी जनता परेशान हो रही है कि तेल नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, डीजल नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं आ रहा, ये बोले कि भाई लड़ाई वाले बंद करो यार, ये तो बहुत दिक्कत हो रही है हमारे देश को। और बाकी वो इसराइल को मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, वो तो मार ही रहे हैं। तो वो इस गेम पे चल रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी जो हम बात शुरू कर रहे थे कि क्या ये युद्ध रुकने की संभावना शुरू हो चुकी है, मेरा ख्याल है हाँ। उसका 3 रीजन आपको बताता हूँ जो क्लियरिटी है। ईरान का तो सीधा सीधा पक्ष है कि उनको पता है वो जीतेंगे नहीं, वो हार सकते हैं, तो उनको वॉर लंबा करना है और प्रॉब्लम क्रिएट करनी है पूरी दुनिया के लिए और खासकर अपने पड़ोसियों के लिए। ये उनका एक मेन प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, जिसपे कल IRGC कमांडर ने कह भी दिया कि जब तक ईरान पर हमले बंद नहीं होते 1 लीटर तेल भी हार्मोज स्ट्रेट क्रॉस नहीं करेगा, सिंपल। उन्होंने इवन अमेरिका को धमकी दे दी कि अगर आपको लगता है बहुत बड़ी पावरफुल नेवी हो तो आप हार्मोज स्ट्रेट से ऑयल टैंकर क्रॉस करके दिखा दो हमारे को। दूसरा, उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं, उनके लोग मर रहे हैं, उनके सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई, कई सारे टॉप की लीडर जो शिप जो थी उनकी डेथ हो गई, काफ़ी सारी घटनाएं घटी। दूसरा, अब इसराइल क्यों रुकेगा? क्योंकि इसराइल के अंदर भी अब मिसाइल से बॉम्ब गिरने शुरू हो गए। पहले गिर रहे थे क्योंकि पहले जो ईरान था वो नॉर्मल मिसाइल से ड्रोन मार रहा था, तो ज़्यादा डैमेज नहीं कर रहे थे, पर नुकसान हो रहा था। अब उन्होंने 3 दिन से, जब से मोस्तफा अली खामनेई लीडर बने हैं, तब से ईरान ने अपनी पावर जो है वो बढ़ा दी है हमला करने की। किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। और जो पावर बढ़ाई है उससे क्या हुआ कि 15-15 मिसाइलें, एक ही मिसाइल में से 15-15 बॉम्ब्स, क्लस्टर बॉम्ब्स, सब गिरने शुरू हो गए, जिससे वहाँ लोग भी मर रहे हैं। अब पहले तो खाली क्या होता कि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा था कि बस स्टैंड में आग लग गई, बिल्डिंग में तबाह हो गई, इस तरह की चीज़ें हो रही थी। अब इसराइल के अंदर ईरान ने इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो उसको आग लगा दी, वहाँ मिसाइल मार दी, क्योंकि इससे 1 दिन पहले इसराइल ने ईरान के अंदर जो ऑयल रिफाइनरी वहाँ आग लगा दी थी, तो वापसी उन्होंने कर दिया और इसराइल को रोक नहीं पाया। मेन मुद्दा ये है क्योंकि इसराइल फेमस है अपने डिफेंस सिस्टम के लिए, इसराइल फेमस है अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। तो अगर डिफेंस सिस्टम डीएक्टिवेट हो गया है या उसके अंदर सुराख हो गया है जिससे कि ईरान को मौका मिल गया कि वहाँ मारने का, या उनकी एग्जॉस्टनेस ज़्यादा बढ़ गई है, मिसाइलें ख़त्म हो रही हैं, जो ईरान का प्लान भी था कि इतने बॉम्ब्स मिसाइल मारो कि इनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाए, बम गिरने शुरू हो गए। अब लेकिन 2 दिन से ईरान अपनी लेटेस्ट मिसाइल मार रहा है, जिसमें खैबर शेकन, जिसे हम खुर्रम शहर मिसाइल बोलते हैं, जो फेमस है, जिसकी स्पीड आवाज़ से 8 गुना तेज है, 8 मैक प्लस, रोक पाना असंभव है। दूसरा, इसकी लास्ट में हमला करती है तो जिगजैग करती है इस तरीके से, वो भी एक डैमेजेबल चीज़ है। इससे ही बड़ी बात, इसको रोक पाने के बाद तो दूर की बात है, इसे डिटेक्ट तक नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। और एक और जो क्लस्टर बॉम्ब छोड़ने लग गई है मिसाइल, जिसमें से एक ही मिसाइल से 15-15-20 बॉम्ब निकल रहे हैं और वो अलग गिर रहे हैं, तो अगर 1-2 बॉम्ब डिटेक्ट कर भी लिए, रोक भी लिया, तो 10 बार जो नीचे गिर गए उनसे क्या होगा। अभी कल ही के हमले में ईरान ने इसराइल का पावर प्लांट भी उड़ा दिया है और उनकी ऑयल रिफाइनरी बढ़ा दी है, जैसे तेल अवीव में भारी दिक्कत हो गई है बिजली की, और इसके अलावा वहाँ लोग भी मरे हैं। एक बॉम्ब तो ऐसा था, क्लस्टर बॉम्ब, जो सीधा बंकर को फाड़ के नीचे घुसा और वहाँ 12-13 लोगों की मौत कर दी। तो इसराइल के अंदर लोग मर रहे हैं। और मैंने आपको शुरू से बताया कि जब ये वॉर शुरू हुआ था, उससे पहले बताना शुरू कर दिया था कि इसराइल जो है देश छोटा है, इतना छोटा देश है कि जो जानते हैं दिल्ली को, अब 2 दिल्ली मिला लें, 2.5 दिल्ली मिला लें, इतना बड़ा पूरा देश है। अब इतने बड़े देश में अगर 200-400 मिसाइल गिर जाती हैं तो तबाही बहुत ज़्यादा होगी, बजाय एक बड़े देश में 400 या 2000 मिसाइल गिर जाए। अब ईरान क्या है, इसराइल के कंपैरिजन में कम से कम 20-30 गुना बड़ा है, तो वहाँ अगर आप 10,000 बम भी गिरा दोगे ना, जितने डैमेज वहाँ 10,000 बम करेंगे, इसराइल के अंदर उतना डैमेज सिर्फ 500 बम कर देंगे। और ईरान को पता है बात, ईरान को ये पता है कि हम मिसाइल मारते रहेंगे तो कभी तो इनके डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट होंगे, कभी तो मिसाइल गिरना शुरू होंगे, और वो हो चुका है। तो अब इसराइल पर भी प्रेशर है कि यार ये वॉर या तो बहुत जल्दी जीता जाए, जो कि देखना असंभव है। वॉर जीतने के लिए आपको अपनी सेना उतारनी पड़ेगी जमीन पर यानी अगेंस्ट ईरान, और वहाँ पर ईरान बहुत मजबूत है। एक उनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत बढ़िया है, एक तरफ पूरा समंदर है, एक तरफ पूरा रेगिस्तान है, और एक तरफ पहाड़ी है, जिसके अंदर से जब आप हमला कर जाते हो तो एक तो पूरा प्लेन है, आप दिखते हो बहुत दूर से, एक ऐसी कि वो घात लगा आप हमला कर सकते हैं, तो उनको जीतना लगभग असंभव है उस केस में। और बिना वहाँ जाए, बिना उनको मारे, बिना उन्हें कंट्रोल करे आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते।
जो अमेरिका का इसराइल का सपना है कि हम ईरान की रिजीम चेंज कर दें, यानी हम ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दें, टॉप लीडरशिप हटा दें और वहाँ पर अपने मन मुताबिक कोई लीडर बैठा दें जो हमारी बातें माने। अमेरिका इसराइल चाहते हैं कि ईरान के लोग खड़े हो जाएं और वो ये रिजीम चेंज करें, कि वो विद्रोह करें। लेकिन हुआ ये है कि दरअसल अमेरिका और इसराइल के हमलों में कई बच्चों की डेथ हुई। आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी कि जिसमें 150 से ज़्यादा लड़कियां मर गई थी, एक ही स्कूल में मिसाइल अटैक हो गया था। तो उससे क्या है कि पूरे देश की भावना भर जाती है। अब वो ईरान के लोग ये तो अगर चाहते भी हैं कि रिजीम चेंज हो, ये जो मुल्ला रिजीम है ये ना रहे, अगर ये चाहते भी हैं, वैसे तो 20-30% अगर ऐसे लोग हैं तो 50% ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि यही रिजीम रहे। तभी तो अयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद इतने बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, तभी तो मुस्तफा अली खामनेई के सपोर्ट में इतने बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। उस समय हो रहे हैं जब पता है कि देश में बॉम्ब गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, सब गिर रहा है, वो फिर भी रोड पे खड़े हैं, यानी मरने का डर नहीं है। और फिर उनके पास 6 से 7 लाख की एक बहुत ही ट्रेंड फौज है। वेनेजुएला की तरह नहीं है कि उनके पास कोई ट्रेंड फौज नहीं थी, कुछ लड़ाके थे जो डेडिकेटेड थे राष्ट्रपति के लिए, बाकी बिक गए, ऐसा नहीं है ईरान में। ईरान के लोग खासकर इसराइल के खिलाफ जो लड़ने को तैयार हैं वो पूरी जनरेशन्स हैं। ईरान के लोग अगर अपने देश में खिलाफत चाहते भी हैं तो भी वो इसराइल और अमेरिका साथ नहीं देंगे। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका और इसराइल के लिए। यार करे तो करे क्या? अब अगर हम ग्राउंड फोर्स भेजते नहीं है तो रिजीम चेंज होने से नहीं, और अगर रिजीम चेंज नहीं करनी है तो जो करना था हमने कर लिया ऑलरेडी। अगर आपको रिजीम चेंज नहीं करनी है, मीन्स आपसे नहीं होनी है या नहीं करनी है, तो फिर जो उससे पहले अचीव हो सकता है आप अचीव कर चुके हो, तो लड़ाई क्यों करनी है और आगे? मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर 1 उनका था अयतुल्लाह अली खामनेई को डिस्ट्रॉय किया जाए, मारा जाए, उनकी लीडरशिप को मारा जाए। उन्होंने फर्स्ट डे अचीव कर लिया। उनको लगा था इसके बाद ईरान में जनता खड़ी होगी, जनता आंदोलन करेगी और जनता जीत लेगी, कुछ इस तरीके से। लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव अचीव होने के बावजूद दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है उनका कि ईरान की जो जनता है वो विद्रोह करे, नहीं करेगी। तीसरा, क्या वो ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर सकते हैं? बिना ग्राउंड फोर्स उतारे नहीं कर सकते। और ग्राउंड फोर्स अगर उतारी अमेरिका ने, इसराइल ने, तो बहुत बॉडी पैक जाएंगे, बहुत लोग मरेंगे उनके। और ये उनको पता है क्योंकि 7 लाख की फौज है ईरान के पास, वो मारेंगे। ठीक है, अब वो भी नहीं पॉसिबल है तो फिर क्या पॉसिबल है? क्या आप जब बस ऊपर जाओ बम गिराओ आ जाओ, ऊपर जाओ बम गिराओ आ जाओ, ऐसा करते भी रहोगे ना, आप कई साल कर लो, आप नहीं जीत सकते। और अकेले आप नहीं मार रहे हो, आप बम गिरा रहे हो, बदले वो मिसाइल मार रहे हैं, वो आपके लोग भी मर रहे हैं, तो अब दोनों का नुकसान हो रहा है। तो दोनों लीडर्स इस समय रेडी हैं एक बात करने के लिए, एक चीज़ करने के लिए। और अगर एक लेवल ग्राउंड मिलता है जहां दोनों की विन विन हो जाए तो आई थिंक ये लड़ाई अब बंद हो सकती है। क्योंकि मेरा वो रियलाइजेशन हो चुका है ट्रम्प को कि लड़ाई एक लिमिट से ज़्यादा चलेगी नहीं, और अगर चला दी तो अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक के प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि वॉर सस्टेन करना भी तो खर्चा करना होता है। और ईरान के 20-20 हज़ार के ड्रोन्स अमेरिका की 1-1 मिलियन की मिसाइल को रोक रहे हैं, यानी खर्चा कई 100 गुना ज़्यादा हो रहा है अमेरिका का, और बेइज्जती अलग हो रही है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने अपने सिर्फ 20,000 के ड्रोन से। 1 बिलियन का आता है वो रडार सिस्टम, 1 बिलियन का, वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो भी चाहते नहीं कि वॉर ज़्यादा चले, जल्दी बंद होना चाहिए। तो आई थिंक यस, अगर मोदी जी प्ले करना चाहें इसमें रोल तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम देश ऐसे हैं जिनको दोनों देश ट्रस्ट करते हैं। रशिया चाइना को इजराइल अमेरिका ट्रस्ट नहीं करता है, वो मानने नहीं देंगे उनको। ईरान को ट्रस्ट करता है तो इजराइल नहीं ट्रस्ट करता। यूरोपियन लीडर्स को ईरान ट्रस्ट नहीं करता। बाकी किसी देश की इतनी पावर नहीं है कि उसको वो लोग दोनों लोग मानने बैठ के। तो बचा एक ही देश, हिंदुस्तान। अगर मोदी जी बात करते हैं तो ईरान भी सुनेगा, इजराइल भी सुनेगा, यूएस भी सुनेगा, और एक कॉमन फील्ड पर, कॉमन लेवल पर बात हो सकती है और ये लड़ाई रुक सकती है। एंड आई होप कि लड़ाई रुक जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।